Organizing and graphing data. In this video, we are going to discuss frequency distribution, class interval, percentile ranks, cumulative frequency distribution, histograms, and frequency polygon, pie graph, bar graph, line graph, and box plot, with reference to the book Practical Statistics for Educators, written by Ravid Ruth. So let's start. Frequency distribution. Creating a frequency distribution helps researcher and educator observe pattern and trend and compare different distribution more effectively than looking at raw data. कि देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये रिसर्चर और उसके साथ साथ जो एजुकेटर होते हैं उसको उनको कोई भी डाटा का जो पैटर्न है, हो गया, जो पैटर्न है उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता है। वो जो ट्रेंड है डाटा का उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता है और उसी के साथ साथ जो कंपेयर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को जो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसी में भी हमको बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ की हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि मान लीजिए रॉ डाटा बहुत सारे हैं और हम लोग जानना चाहते हैं ये रॉ डाटा जो है इनमें से कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो डाटा है उसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, हो गया। तो इसी को ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है और इसी में एक स्टेप आता है टाइलिंग प्रोसेस, हो गया। ये क्या है कि मोस्ट ओरिजिनल डाटा इज नॉट समराइज्ड, देयरफॉर ए रिसर्चर मस्ट लिस्ट द स्कोर obtained from highest to lowest और record how many time each specific occur। कि देखिए कि जब हम लोग ओरिजिनल डाटा को देखते हैं कि ये समराइज्ड नहीं होता है तो हमको समराइज करने के लिए क्या करते हैं कि रिसर्चर पहले जो स्कोर है उसको क्या करता है कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है कि एक लोएस्ट हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट स्कोर तक क्या करता है कि उसको वो नंबरिंग करता है। उसके बाद जो हर एक स्कोर का फ्रीक्वेंसी कितना है उसी को साइड में क्या करता है टाली करता है और एक छोटा सा मार्क देता है और उसके बाद लास्टली उसको काउंट करके न्यूमेरल्स फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हैं। ओके, organizing data into frequency distribution is like sorting a large jumble delivery of books into a library shelf। कि देखिए कि एक लाइब्रेरी है जहाँ की बहुत सारे बुक है लेकिन कौन सा बुक कौन सा कैटेगरी का है किसी को पता नहीं है, हो गया। लेकिन जब हम ये पता लगाने के लिए मतलब एक आसानी से कोई बुक को पाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सेल्फ बनाते हैं और सेल्फ में क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरीज वाइज उसको क्या करते हैं सर्ट करते हैं ताकि हमको पता लगे कि कौन सा डिपार्टमेंट का बुक कितना है और डिपार्टमेंट का फिर जो सब्जेक्ट रहता है अलग अलग सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट का बुक कितना है और कहाँ है, हो गया। ठीक ऐसे रॉ डाटा को एक समराइज करके कितना कौन सा डाटा का फ्रीक्वेंसी कितना है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं। इसी का अगर एक एग्जांपल देखिए कि यहाँ देखिए कि 25 स्टूडेंट का ये एक रॉ डाटा है, हो गया। 27 25 30 40 24 19 हो गया। ये क्या है कि ये रॉ स्कोर है। यहाँ हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो स्कोर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कि 30, हो गया। उसके बाद 29 28 27 ऐसे 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 करके जो लोएस्ट नंबर है 16 यहाँ तक हम लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा नंबर कितना है। यहाँ टाली का एक प्रोसेस आता है जहाँ की हम लोग सिर्फ छोटा छोटा सा मार्क करते हैं, हो गया। 30 कितना है कि सिर्फ 30 जो है एक बार आया है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो एक होगा। 29 जो है वो एक बार आया है उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा। लेकिन 28 को देखिए तो यहाँ एक बार 28 आया है और फिर और एक बार 28 कहाँ है और एक बार 28 28 28 28 28 28 देखिए यहाँ कहाँ और एक बार 28 लिखा होगा। 28 20 21 22 26 25 25 23 24 27 22 20 26 29 23 18 20 7 28 28। ये देखिए कि ये 28 जो है ये दो बार आया होगा। मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ 28 जो है उसी को दो बार नहीं है लेकिन भी यहाँ
दो ये लगा दिया है हमारा फ्रीक्वेंसी में, लेकिन 28 अगर यहाँ आप दो लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो यहाँ दो बार आना चाहिए। जैसे कि 27 एक वन टाइम लिखा गया है, मतलब 27 एक बार ही आया होगा। नेक्स्ट 26 को देखते हैं कि 26 जो है यहाँ देखिए दो टाइम आपको मिल जाएगा, ये वन टाइम 26 है और ये एक बार 26 है। 25 को देखेंगे तो यहाँ देखिए दो बार का 25 हो गया, कि बाय मिस्टेक आई थिंक्स कि 28 जो है उसको और एक बार नहीं, यहाँ स्कोर नहीं है, लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ टू लिखा गया है जो कि गलत है। हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है कि क्लास इंटरवल आर डिफाइंड एज मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा बाय ग्रुपिंग एवरी फ्यू स्कोर टुगेदर इनटू इक्वल विड्थ कैटेगरी। कि देखिए क्लास इंटरवल क्या है कि एक टेक्निक है, एक मेथड है, जहाँ की क्या करते हैं कि जो रॉ डाटा जो होता है उसी को हम लोग एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप में हम क्या करते हैं कि एक क्लब करके इक्वल विड्थ होता है उसका हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये जब हमारा जो स्कोर का जो विड्थ होता है, स्कोर का जो थोड़ा विड्थ बोलते हैं, मतलब एक से लेकर 100 तक है, तो इसको अगर हम लिस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। समराइज करने का कोई मतलब ही वहाँ नहीं रहता। तो उसी के टाइम हम क्या करते हैं कि हम क्लब कर देते हैं 1 टू लेकर 9, हो गया, कि 1 टू लेकर 10, 11 से लेकर 20, हो गया। ऐसे हम लोग क्लब करके हम लोग उसका जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम देखते हैं। तो इस तरह का जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। और क्लास इंटरवल जब कब यूज होता है कि यूजुअली क्रिएट व्हेन द रेंज ऑफ द स्कोर इज डिस्ट्रीब्यूशन इज एट लीस्ट 20। कि जब एटलीस्ट 20 या 20 से ज़्यादा जब ये इंटरवल्स रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि ये क्लास इंटरवल को यूज करते हैं। जो स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 1 से लेकर 20 तक हो गया या उसी से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्लास इंटरवल यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 10 तक डाटा है और उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कर एक क्लास इंटरवल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हम लोग को अगर 20 से ज़्यादा वो टेबल बन जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसको क्लब करना स्टार्ट करते हैं। It is generally recommended that a distribution be divided into 8 to 20 interval। द प्राइमरी हो गया कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है जनरली उसको 8 से लेकर 20 इतना इंटरवल के अंदर ही हम लोग डिवाइड करते हैं। और जो प्राइमरी डिसएडवांटेजेस ये क्लास इंटरवल का है, यहाँ जो हर एक डाटा जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दिख रहे थे, क्लास इंटरवल्स में जब हम देखते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो जो हम लोग दिखते हैं कि जो प्रिसीजन है वो लॉस हो जाता है। यहाँ हर एक जो इंडिविजुअल्स नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ जो नंबर है उसको ग्रुप करके हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुछ रूल है, जैसे कि यूनिफॉर्म विड्थ की जितना भी इंटरवल हम लोग बना रहे हैं वो सबका जो विड्थ है वो सेम रहना चाहिए, और उसके साथ साथ एक दूसरे से अलग होना चाहिए। 1 टू लेकर एक अगर 10 है तो दूसरा वाला 10 रिपीट नहीं होना चाहिए, वो 11 से स्टार्ट होना चाहिए। 11 से लेकर फिर 20 तक जाना चाहिए, फिर 21 से लेकर 30 तक जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। और ज़्यादातर हमको ट्राई करना चाहिए जो इंटरवल है हमारा एक इवन नंबर से ना होकर वो एक ऑड नंबर पे हुए। कि अगर हम लोग 1 से लेकर 10 तक ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक इवन नंबर हो रहा है। लेकिन हमको ट्राई करना चाहिए एक इवेंट्स नंबर हो, कि 1 से लेकर कि 1 टू लेकर 9, हो गया, 10 से लेकर 18, ऐसे, ताकि हमको हमारे लिए क्या हो सके कि एक पर्टिकुलर एक होल नंबर का मिड पॉइंट हमारे लिए निकल सके, जो कि हमारे लिए आसान होगा बाद में उसका कैलकुलेशन में। देखिए ये एक रॉ डाटा है, इसको क्लास इंटरवल्स में रिप्रेजेंट किया गया है। इसको देखिए बहुत सारे डाटा है कि 30 स्टूडेंट है, लेकिन 30 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो बहुत ही वेरी किया है। 80 से लेकर उसका जो लोएस्ट स्कोर है 31 तक, हो गया। तो यहाँ लगभग 50 जो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते तो 31 से लेकर हमको 80 तक लिखना पड़ता, जो कि एक बहुत बड़ा टेबल बन जाता। जिसके लिए हम क्या किए, यहाँ क्लास इंटरवल कर दिए, क्लब कर दिए। देखिए 31 टू 35, 36 टू 40,
1 to 45, ऐसे हम लोग क्लब कर दिए, क्लास इंटरवल कर दिए, और उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकाल दिए जो कि एक एब्सोल्यूट नंबर निकल रहा है। उसके बाद इनका हम लोग क्या किए हैं कि फ्रीक्वेंसी निकाला है। तो ये एक एग्जांपल है क्लास इंटरवल का। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल मेथड है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टू शो द टोटल्स नंबर ऑफ स्कोर दैट फॉल एट और बिलो ए गिवन वैल्यू। कि देखिए कि हम लोग फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का टेक्निक है जिसी के थ्रू कि हमको पता लगता है कि एक नंबर का साथ और एक उसका नीचे कितना नंबर है, हो गया, और कितना स्कोर उसका नीचे है, और कितना स्कोर का ऊपर वो नंबर है और वो डाटा है। तो इसी के थ्रू हम वो दिखते हैं। व्हाइल स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेल यू हाउ मेनी पीपल अचीव ए स्पेसिफिक स्कोर, एंड क्यूमुलेटिव वर्जन अलाउ यू टू सी द रनिंग टोटल्स। हो गया कि देखिए कि जब हम लोग दिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमको यहाँ पता चलता है कि ये स्कोर जो है उनको कितना लोगों को ये स्कोर मिला हुआ है। जैसे यहाँ यहाँ जब हम लोग दिख रहे हैं 50 से लेकर 60 के अंदर कितना स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, हो गया। लेकिन यहाँ ये हमको पता नहीं चल रहा है 60 तक, हो गया, हो गया, 31 से लेकर 60 तक कितना स्टूडेंट, हो गया, कितना स्टूडेंट टोटल कितना स्टूडेंट उतना मार्क तक सिक्योर किए हैं। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है इसी का 5 तरह का, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 5 कलम बनाते हैं। फर्स्ट जो कलम रहता है वहाँ जो फ्रीक्वेंसी और स्कोर जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी जो परसेंटेज है, जो हम लोग प्रैक्टिकली हम दिखाऊंगा एक कि परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी का है उसका परसेंटेज हमको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा वाला जो रहेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, और उसके बाद जो क्यूमुलेटिव का जो परसेंटेज वो हमको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए ये है हमारा स्कोर, हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ देखिए ये है जो फ्रीक्वेंसी है उसका परसेंटेज, कि यहाँ टोटल नंबर कितना फ्रीक्वेंसी की कितना तो नंबर है, तो 20 स्टूडेंट है। 20 से एक मतलब कितना परसेंट, ये हो गया 5%। 5% जो स्टूडेंट है उनको कितना स्कोर मिला है कि 520 स्कोर किए हैं। 5% जो स्टूडेंट है उनको 19 स्कोर मिला है। 10% जो स्टूडेंट है उनको 17 स्कोर किए हैं, हो गया। ऐसे ये क्या कर दिए हम लोग, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, नीचे से या ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि उसको कैलकुलेट करते हैं कि 1, ये रह गया 1, 1 से 2 को ऐड करेंगे तो हो गया 3, 3 से 2 को ऐड करेंगे हो गया 5, 5 से 3 को ऐड करेंगे हो गया 8, 8 को 4 से ऐड करेंगे हो गया 12, हो गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एट लास्ट हम क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज, हो गया। क्यूमुलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या है कि 20 से एक कितना परसेंट, 5%। इसका मतलब क्या है कि 5 सिर्फ 5% लोगों का स्टूडेंट को ही मिला है। 3 मतलब क्या है कि 3 स्टूडेंट, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 मतलब 3%, 3 स्टूडेंट मतलब कितना परसेंट आउट ऑफ 20, 15%। इसका मतलब क्या है कि 15% स्टूडेंट जो है वो 6 या 6 से नीचे स्कोर किए हैं। उसके बाद 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 20 कितना परसेंट कि 25%। इसका मतलब क्या है कि 25% स्टूडेंट जो है 5 या 5 से नीचे स्कोर किए हैं। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं और लास्ट में हमको 100 मिलता है। अगर 100 मिल रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही है, अगर 100 नहीं मिल रहा है तो हमारा कैलकुलेशन गलत है, हो गया। यहाँ 95 का मतलब क्या है, 95 का मतलब यह है कि 95% जो स्टूडेंट है उनको 90 मार्क, 19 मार्क या उससे कम मार्क मिला हुआ है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, परसेंटाइल रैंक। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेटेड इन दिस टेबल आल्सो नोन एज परसेंटाइल रैंक। कि ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो हम लोग लास्ट कॉलम में देखिए उसको परसेंटाइल रैंक भी माना जाता है, क्योंकि दिस रैंक आर एसेंशियल फॉर क्लासरूम टीचर बिकॉज दे अलाउ फॉर ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट देयर क्लासमेट। क्योंकि ये क्यूमुलेटिव रैंक जो होता है ये एक टीचर को हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है, ओके, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसका जो क्लास उनका जो क्लासमेट है उनके साथ उसको कंपेयर करने में बहुत ही इजी होता है।
अगर एक एग्जांपल लेकर देखिए, इफ ए स्टूडेंट हैज ए परसेंटाइल रैंक ऑफ 95, इट मींस दे परफॉर्म बेटर देन as well as 95% ऑफ अदर स्टूडेंट इन द स्पेसिफिक ग्रुप। कि देखिए कि अगर कोई स्टूडेंट का जो रैंक है, परसेंटाइल रैंक है, वो 95 है, इसी का मतलब क्या है कि 95% जो स्टूडेंट है, हो गया, 95% जो स्टूडेंट है उसका नीचे है। इसका मतलब क्या है कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट से 95% स्टूडेंट से वो ज़्यादा क्या क्या है स्कोर किया है। ओके, ठीक ऐसे एक स्टूडेंट का जो स्कोर को हम देखते हैं कि क्युमुलेटिव परसेंटेज में 60 में, तो क्या ये तो परसेंटाइल रैंक हो गया, लेकिन जब हम परसेंटेज में देखते हैं क्युमुलेटिव परसेंटेज में है जो परसेंटाइल रैंक ऑफ 60 मीन दे आउट परफॉर्म 60% ऑफ द क्लास। हो गया, इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसी को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आप सभी को पता है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स जो है वो एक तरह का सेम है लेकिन दिखता अलग है। हो गया, और ये प्राइमरीली हमको हर एक जगह में हमको दिखने के लिए मिल जाता है कि जिसके थ्रू कि हम लोग जो हमारा डाटा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं। और ये जो ग्राफ होता है ये न्यूमेरिकल्स डाटा को एक विजुअल्स फॉर्म में क्या करता है कि जो रिलेशनशिप है, ट्रेंड है, उसी को हमको शो करता है। और इसी का कंस्ट्रक्शन का अगर हम देखें तो इसमें दो एक्सिस रहता है, एक वर्टिकल एक्सिस और एक दूसरा वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग जो क्लास इंटरवल होता है और स्कोर जो होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम आगे दिखने वाले हैं। स्केल का बात करें तो जो यहाँ जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, वो चाहे हॉरिजॉन्टल को हो या वो वर्टिकल हो, जो कि हम आगे दिखने वाले हैं विजुअली। Graphing the class interval, when score are grouped into interval, टिक मार्क ऑन द हॉरिजेंटल। हो गया कि जब हमारा क्लास इंटरवल में हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तब क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं। तो इसी का अगर कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम दिखे तो सैंपल साइज जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन विद स्मॉल नंबर ऑफ केसेस टेंड टू हैव जैक्ट एंड अनइवन। हो गया कि जो स्मॉल सैंपल साइज होने से थोड़ा सा दिक्कत होता है और उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। लाइन आज नंबर स्कोर इंक्रीज द कर्व इज मोर लाइकली टू अपीयर स्मूथ। हो गया, देखिए कि जब कम होते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब ज्यादा होने लगते हैं तब कर्व क्या होगा, एक नॉर्मल एक स्मूथ वे में वो क्या करेगा, ट्रांजिट करेगा। नॉर्मल कर्व अगर दिखे, द वेल नोन बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दैट रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस। हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनपीसी चीज को हम लोग बोलते हैं, उसी में बहुत सारे जब डाटा को हम लोग कलेक्ट करके डालेंगे तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और उसका जो परसेंटेज है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हो गया कि देखिए ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग बनेगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये वर्टिकल रहता है और ये हॉरिजॉन्टल रहता है। और ये देखिए कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिनिमम फीवर रहता है, ये बढ़ते हुए ऊपर जाता है, ये बढ़ते हुए आगे चलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये एकदम जीरो है और सबसे कम है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वन उसी को देखते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है उसी के ऊपर हम टिक करते हैं, और इस तरह से हम क्या बनाते हैं कि हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक सेम टू सेम यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स भी हम बनाते हैं कि देखिए सेम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं रहता है, वहाँ सेम फ्रीक्वेंसी और स्कोर रहता है। सिर्फ यहाँ हम लोग ये बार के जगह में क्या करते हैं, डॉट के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसी में अगर देखिए जो कि मैं पहले से बोला था कि जो हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर है, इंटरसेक्शन से आगे हाईएस्ट स्कोर ही होता है, वो चाहे ऊपर हो या वो साइड हो। तो इसीलिए जैसे आप यहाँ वहाँ ऐसे करके जब ये ऊपर जब रहेगा तब क्या होगा, उसका जो स्कोर है वो बढ़ता हुआ जाएगा। क्लास इंटरवल को अगर हम देखें तो क्लास इंटरवल्स में को जब हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, उसके बाद वो मिड पॉइंट और जो फ्रीक्वेंसी है उसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि ऐसे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को कंपेयर करें तो एक मेजर जो एडवांटेजेस है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, वो क्या है कि यहाँ हम लोग साइमल्टेनियसली दो ग्रुप का डाटा को एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डाल सकते हैं, जो कि हिस्टोग्राम में हमको थोड़ा दिक्कत आता है। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हमको आता है। हो गया,
लेकिन डाटा टाइप को अगर हम देखें तो ये हिस्टोग्राम जो है उसी में हम लोग ज़्यादातर जो डिस्क्रीट डाटा जैसे कि आईक्यू स्कोर हो गया उसी को हम लोग जहाँ के होल नंबर हमको मिलता है हो गया उस तरह का डाटा को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कंटिन्यूस डाटा वेट हाइट ये मतलब कोई भी जो प्रोपोर्शन में आता है या जो डेसिमल में आता है वो सब कुछ हम लोग कहाँ डालते हैं कि फ्रीक्वेंसी में डालते हैं। नेक्स्ट है पाइग्राफ। पाइग्राफ क्या है कि जिसको हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं और सभी को पता है कि ये एक सर्कल का जैसे रहता है और इसी में बहुत सारे सेगमेंट और वेज रहता है जिसको हम लोग स्लाइस के जैसे भी दिखते हैं कि एक कटा हुआ एक केक है उसी को जब गोल सा केक है उसको स्लाइस स्लाइस करके काटे हैं। ओके इस तरह से भी आप दिख सकते हैं। और यहाँ परसेंटेज और नंबर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसी का कुछ प्रिंसिपल है जैसे कि प्रोपोर्शंस एंड रिलेशनशिप। The primary function of pie graph is to allow viewer to quickly see proportion of each category कि इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है कि each कैटेगरी में कौन कितना सा स्टूडेंट है और कितना परसेंट स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं या कोई भी डाटा फॉल कर रहा है वो हमको आसानी से दिख जाता है। और उसी के साथ साथ उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरा ग्रुप के अंदर वो कैसा है वो भी हमको दिख जाता है बिकॉज द ग्राफ रिप्रेजेंट ए सिंगल होल द परसेंटेज ऑफ ऑल वेज एड ऑफ हो गया। और जब हम लोग सारे के सारे वेज और सेगमेंट और स्लाइस का डाटा को ऐड करते हैं तो यह 100 हो जाना चाहिए। अगर 100 से कम होगा तो वो पैराग्राफ नहीं बनेगा, 100 से ज़्यादा होगा फिर भी ये पाई चार्ट नहीं बनेगा। अगर हम लोग इसका डिजाइन का बात करें तो टू एंश्योर ग्राफ रिमेन इजी टू रीड एंड इंटरप्रेट इट शुड नॉट कंटेन टू मेनी पेजेस कि एक पैराग्राफ में हमको ज़्यादातर स्लाइसेस नहीं ऐड करना चाहिए और वेजेस नहीं ऐड करना चाहिए ताकि वो क्लियर से दिख सके। क्योंकि हम जब ज़्यादा जब डाल देते हैं ये वेजेस तब ये एक अच्छे से क्लैरिटी हमको वहाँ से नहीं मिलता। फॉर क्लैरिटी ईच वेजेस मस्ट बी लेबल्ड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल फॉर्म सच एज स्पेसिफिक परसेंटेज इट्स रिप्रेजेंट हो गया कि क्लैरिटी के लिए हमको ईच वेजेस के लिए नंबर और उसके साथ साथ उसका जो परसेंटेज है वो दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। और वेजेस जो होता है उसको हम लोग एक ऑर्डर में एक लार्ज टू स्मॉल के तरफ क्या करना चाहिए कि रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन का बात करें तो ये पाइग्राफ जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है जब हम लोग साइड बाय साइड प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेस को कंपेयर करते हैं। ओके जैसे कि दो डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह से हो रहा है उसी को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत आसानी हो जाता है। ठीक ऐसे बजट का जो बजटिंग एप्लीकेशन जब हम लोग को ये बजट रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस या फंडिंग फाइनेंस इसी को जब हम लोग दिखाते हैं तो ये बहुत अच्छे से यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है और कंपेरेबल भी रहता है। अगर हम लोग बार ग्राफ के साथ इसका कंट्रास्ट देखें तो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्क्रिव पाई ग्राफ फ्रॉम बार ग्राफ व्हाइल पाई ग्राफ सेगमेंट मस्ट बी टोटल 100 द इंडिपेंडेंट कैटेगरीज। देखिए कि जब हम लोग पाइग्राफ और बार ग्राफ का बात करते हैं पाइग्राफ में सारे के सारे जो वैल्यू है उसका एडिशन 100 होना चाहिए। लेकिन हम लोग बारग्राम में ऐसा कुछ हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है या वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट ये देखिए कि ये एक कुछ स्कूल है और ये उनका जो परसेंटेज ऑफ जूनियर हाई स्कूल जूनियर तो ये इस तरह से हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये कुछ वेजेस है उसका जो वो हम लोग उसका नाम उसका परसेंटेज और यह नंबर भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट बार ग्राफ जिसको कि बार डायग्राम भी बोला जाता है और ये भी एक विजुअलाइज करने का डाटा एक वे है। और यहाँ ज़्यादातर हम लोग डिस्क्रीट डाटा और जो इंडिपेंडेंस कैटेगरीज का जो डाटा रहता है उसी को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हिस्टोग्राम का जैसे दिखने के लिए मिलता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि डाटा को डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कंटिन्यूम्स में। और ये बार ग्राफ जो होता है नॉमिनल्स और कैटेगोरिकल्स डाटा को क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है। हो गया कि ये हिस्टोग्राम जो है ये क्या करता है न्यूमेरिकल्स और नॉमिनल और कैटेगोरिकल डाटा को ये रिप्रेजेंट करता है। ये है सिंपल सा डिफरेंट। बारग्राम में आपको डिस्क्रीट डाटा मिल जाएगा इंडिपेंडेंट कैटेगरीज को आप यहाँ कर सकते हैं लेकिन हिस्टोग्राम्स जो है दो क्या करता है और ये बारग्राफ भी क्या ये दोनों एक तरह से सेम सेम लगता है। कुछ ही चीजें छोटा मोटा चीज आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। डिजाइन को अगर दिखे तो स्पेसिंग थोड़ा रहना चाहिए। ऑर्डर को अगर दिखे तो यहाँ हम लोग हाइट जो है उसी के ऊपर उसी को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि किसका स्कोर कितना है। और यहाँ लोएस्ट टू हाइट और हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ हमको डाटा को सेट करना चाहिए। ओरिएंटेशन को बात करें तो वही सेम हॉरिजॉन्टल एक रहता है वर्टिकल एक रहता है। हो गया। स्केलिंग का बात करें तो वही सेम ही स्केल रहता है। आप सभी को
यहाँ से पता चल जाएगा कि मल्टीपल कंपैरिजन ये सब कुछ यहाँ होता है। ये एक जो है ये बार ग्राफ है, देखिए ये उल्टा पुल्टा आप जैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो गया। ये देखिए ये कंपेयर करने का भी एक वेज रहता है जहाँ के हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट लाइन ग्राफ, जो लाइन ग्राफ है वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जैसे दिखने के लिए मिलता है, और यहाँ हम लोग जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल का उसी को हम लोग दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस वही सेम चीज़ें ही यहाँ भी होता है। लेकिन इसी का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये ट्रेंड इसी के थ्रू शो कर सकते हैं, जो साइमल्टेनियस कंपैरिजन्स यहाँ कर सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी हमको देखने के लिए मिल रहा था। while frequency similar while it's visually similar to frequency polygon, a line graph is used for different purpose, does not display frequency on its vertical axis। कि देखिए कि जब हम लोग डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन्स और ये जो हमारा लाइन ग्राफ इसको हम दिखे, तो ये सेम पर्पस में यूज होता है और अलग अलग पर्पस में भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो जो बार ग्राफ होता है वहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले नहीं करते हैं, जो कि वर्टिकल एक्सिस में हमको पॉलीगॉन्स में दिखने के लिए मिलता है। हो गया। और ये एक एक बार कंफ्यूजिंग होता है और इंटरप्रेट करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ कोई भी नंबर नहीं मिलता जो कि फ्रीक्वेंसी में वो दिख जाता है। बॉक्स प्लॉट ये एक जानने वाला चीज़ है कि बॉक्स प्लॉट को जो हम लोग बॉक्स एंड व्हिस्कर हम लोग बोलते हैं, कि जिसी को कि डेवलप किए थे जन टर्की 1977 में, कि एक जो स्प्रेडनेस और स्क्यूनेस है उसी को देखने के लिए। और यहाँ एक बॉक्स रहता है, और ये बॉक्स जो होता है जो मिडिल 50% का जो डाटा है उसी को लेकर ही ये बॉक्स बना जाता है। और बॉक्स के अंदर छोटा सा एक लाइन रहता है जो कि वो जो डाटा है उसका मीडियन को शो करता है। उसके बाद बॉक्स का दोनों साइड में दो व्हिस्कर रहता है। हो गया। और वो व्हिस्कर जो है वो क्या करता है कि जो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का जो डाटा है उसको शो करता है। तो एक तरह से बॉक्स प्लॉट को दिखे तो यहाँ 4 क्वार्टर का जो डाटा उसको हमको देखने के लिए मिलता है, Q1 Q2 Q3 Q4। और जो बॉक्स के अंदर वो Q2 Q3 का डाटा मिलता है। बॉक्स से बाहर तक व्हिस्कर तक क्या Q1 और Q4 का डाटा हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि अ, हम मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पिक्चर में। विजुअलाइजिंग स्प्रेड ये जो है ये द लेंथ ऑफ द व्हिस्कर इंडिकेट, कि जो लेंथ ऑफ द व्हिस्कर वो क्या करता है कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट जो स्कोर है उसको विजुअलाइज करता है। कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन की इसी के थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एक अलग वैसे कि कौन सा क्वार्टर का जो हाईएस्ट कितना है लोएस्ट कितना है दो ग्रुप का, किसी में ज़्यादा हाईएस्ट है किसी में ज़्यादा लोएस्ट है, किसी का मीडियन ज़्यादा है किसी का मीडियन कम है, किसका Q1 का स्कोर कितना है। ये सब कुछ हमको ये जो बॉक्स डायग्राम के थ्रू बॉक्स प्लॉट के थ्रू हमको पता चलेगा। और इसका अगर प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन देखें तो बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट ये देखिए कि एक कुछ स्टूडेंट का 20 स्टूडेंट का नंबर है, उनका प्री 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 प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस का ये स्कोर है। और ये प्री प्रैक्टिस का जो बॉक्स बना है ये है, और ये दूसरा वाला ब्लॉक बॉक्स जो बना है ये है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉक्स के अंदर जो है यहाँ Q1 और Q2 और Q3 का डाटा रहता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 22 से लेकर लगभग 38 के बीचों बीच Q2 और Q3 का स्कोर तो हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी का जो मीडियन है वो 31.6 देखने के लिए मिलता है। और इसी का जो लोएस्ट स्कोर है वो 22 से लेकर कितना 8 तक दिखेगा। ये जो है ये लोएस्ट है, ये जो है ये हाइट है। ये देखिए इन कंपेरिजन टू ये अगर पोस्ट प्रैक्टिस को अगर हम देखें तो यहाँ जो देखिए मीडियन सेम है वही, लेकिन यहाँ जो फास्ट केस में जो प्री प्रैक्टिस में यहाँ ज़्यादातर क्या है Q और Q2 में डाटा ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब है। और इसी का जो स्प्रेडनेस है ये थोड़ा ज़्यादा है आप देखिए, लेकिन इसी का जो स्प्रेडनेस है वो बहुत ही कम है। हो गया। बहुत ही कम है। और यहाँ जो है लोएस्ट जो डाटा है वो भी कितना से है वो आप देख सकते हैं 28 से लेकर 30 के अंदर है, जो कि यहाँ इसी का लोएस्ट स्कोर है कितना कि 8 से लेकर 22 तक है। तो एक तरह से जो प्री प्रैक्टिस है वह से बहुत ही अच्छा पोस्ट प्रैक्टिस का स्कोर हमको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। तो अगर हम लोग को गाइडलाइन को देखिए ग्राफ का जो क्लैरिटी है वो क्या होना चाहिए, वो क्लियरली लेवलिंग होना चाहिए। वो आपका क्या डाटा है उसका परसेंटेज उसका रॉ डाटा जो है उसको मेंशन करना चाहिए। और डेंस
हम बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, एकदम डेंस कर देते हैं हमारा ग्राफ को, और वो एक अच्छा से क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो विजुअलाइज नहीं करता, जो कि बहुत टाइम क्वेश्चनेबल होता है। तो उसको हमको देखना चाहिए, और टू मेनी वजह जो है उसको ऐड नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम बहुत सारे लोग को दिक्कत हो जाता है। ओके।